हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और मैं टेकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 6। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था, मीन्स क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज पार्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। पार्ट 1 to 5 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं हो तो सबसे पहले उनको देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे पास जो पेपर है वो आरपीएससी की साइट पे अपलोडेड है। उसका क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपको एक कर्व दिया गया है और बोला गया है कि उस कर्व की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, इतना सा आपको दिया है, ये कर्व दिया है केवल, और बोला गया है कि ये जो कर्व है इस कर्व का एक लूप है और उस लूप की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि लूप कब बनता है, लूप किन दो पॉइंट्स के बीच में बनेगा, लूप कैसे बनेगा। क्योंकि जब इसकी हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला तो है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि लूप कहां से कहां तक बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x = t² है, y = t - tq/3 है। वैसे भी आप यहां से भी देख सकते हो, या चाहो तो इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्व दिया हुआ है ये कर्व आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस कर्व को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, इस कर्व को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किया। मैंने क्या किया, यहां से t कॉमन लिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो y² = कितना हो गया, t² और ब्रैकेट में कितना हो गया, t - t²/3। 3 को एलसीएम ले लेना, उसका होल स्क्वायर है, और t² की वैल्यू पुट करते ही आ गया। अब ध्यान से देखो, इस कर्व के अंदर अगर हम देखते हैं, इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो x = 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब एक कर्व कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। एज वेल एज x = 3 पर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो y की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 0। एज वेल एज 0 से 3 के बीच में ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो y² हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये होगा, या हम बात करें कि y² पॉजिटिव होगा, इसका मतलब x = 0 से x = 3 के बीच में ये जो पॉइंट आपके पास में है, ये पॉइंट आपका 0 है, और ये यहाँ पे जो है वो x = 3 है। x = 0 से x = 3 के बीच में कर्व का क्या है, एग्जिस्टेंस। और ध्यान देना है, जब भी हम कर्व ट्रेसिंग करते हैं, कर्व ट्रेसिंग के अगर किसी कर्व का 2 पॉइंट के बीच में एग्जिस्टेंस होता है तो उनके बीच में हमेशा क्या बनेगा, एक लूप बनेगा। एज वेल एज यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, लूप इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो कर्व है ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर मैं y को -y से रिप्लेस कर देता हूं तो इस कर्व की इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। दिस मींस ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। 2 पॉइंट्स 0 और 3 के बीच में कर्व का एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस है तो हमेशा क्या बनेगा, लूप बनेगा। ये लूप बना दिया। अब मैं वैल्यू लेता हूं 3 से ग्रेटर होने पर भी y² क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कर्व इस तरह से जाएगा, लेकिन आगे कोई पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है जिसपे वापस y कितना हो जाए, 0। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। बात करते हैं कि ये y एक्सिस के इस साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो y एक्सिस के इस साइड हमें पता है क्या होता है, x नेगेटिव होता है। जैसे आप इस कर्व के इक्वेशन में x की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो y² कितना आ गया, नेगेटिव, जो कि डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के इस साइड मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, नेगेटिव साइड के लिए ये जो कर्व है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, केवल किस साइड होगा, y एक्सिस के राइट साइड में। तो ये कर्व बनेगा, ये लूप बन गया। लूप कहां से कहां बना, 0 से लेकर के 3 तक। लेकिन ध्यान दो, यहां भी हमें कर्व जो दे रखा है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में t की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो x = 0, y = 0 कब मिलेगा, जब t की वैल्यू 0 आ गई। तो t की तो लिमिट कितनी आ गई, t = 0 से लेकर के t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कितनी रख देता हूँ, √3 रख देता हूँ, तो भी ये कर्व कितना हो जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो t = √3 रखने पे y की वैल्यू अगेन कितनी होगी, 0। इसका मतलब t = 0 से t = √3 के बीच में कर्व पे क्या बनेगा, लूप बनेगा। और इसी लूप की हमें लेंथ निकाली, कहां से कहां तक, ये वाला और प्लस ये वाला, इसके टोटल लेंथ निकालनी। और पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दे रखा है तो उसके लेंथ निकालने का फॉर्मूला s = लिमिट कहां से कहां, t = 0 से t = √3। ध्यान से देखो, मैंने 2 इसलिए लगाया, मैं यहां से यहां तक इसकी लेंथ निकालूंगा और उसका कितना कर दूंगा, डबल कर दूंगा। फॉर्मूला होता है √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। dx/dt यहां से निकालेंगे, dy/dt यहां से निकालेंगे, पुट किया और ये आ गया।
इस एक्सप्रेशन के अंदर कुछ नहीं करना, जस्ट इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करते s की वैल्यू कितनी आ गई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि लोग किन दो पॉइंट्स के बीच में बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पे जो कार्टेशियन इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से भी आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, और इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा s इक्वल टू, अब दो पॉइंट्स, ठीक है, पहले तो मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी बाई अवर dx का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ऑफ कोर्स x की लिमिट लगेगी, और x की लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर के 3 तक, तो 0 से लेकर के 3 तक आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टी के फॉर्म में आसान होगा, 1 मिनट में अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बस इतना सा दिया हुआ है कि ये एक इंटीग्रेशन है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, और 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। चारों ऑप्शन जो है वो बीटा के फॉर्म में है, इसका मतलब हमें बीटा की प्रॉपर्टी को यूज करना है। बीटा की मैं कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए करना, क्योंकि इसी तरह से कुछ दे रखा है। क्यों, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में लिमिट जो है वो 0 से इनफाइनाइट दे रखी है। मैंने क्या किया, इस x टू द पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। यहां से कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5, जैसे m की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 10, क्योंकि m+n नीचे आएगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना बन गया, अगर m की वैल्यू 5 आ गई तो n की वैल्यू 10 आ गई, बीटा 5 10। और इसी प्रकार से यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m-1 इक्वल टू 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये कितना हो गया बीटा 10 और 5। अब ध्यान से देखो, बीटा जो होता है वो mn इक्वल टू कितना होता है, बीटा nm, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा 5 और 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, शायद 4th नंबर इसको दिया हुआ है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, इसको भी आसान से कैलकुलेट किया जा सकता है, बस दो प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 43 के 3 मेथड में आपको बताता हूं, पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, तीनों ही आसान है, तीनों ही तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मेथड जो बहुत ही आसान है। और फर्स्ट और सेकंड मेथड को आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, आपको सोचना है कि इस तरह का कुछ हो सकता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर आपको जो है दिया हुआ है कि यदि v जो है वो वॉल्यूम है, v एक कर्व है, एक ऐसा कर्व है जिसका वॉल्यूम v दे रखा है। अब कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व बन रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 0, तब आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, यदि हम इस पार्ट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को प्लॉट करते हैं 3D के अंदर, तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, हमें केवल और केवल बात करनी किसकी, फर्स्ट ऑक्टेंट की। एज वेल एज आपको एक प्लेन दिया हुआ और आपको पता है ये प्लेन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से प्लेन होगा। और हमें क्या करना है, ये जो चारों पार्ट है इनसे जो रीजन बन रहा है उस रीजन का हमें क्या निकालना, फाइनली वॉल्यूम। इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है, लेकिन ये v वॉल्यूम किसका है, इस रीजन का है। इस रीजन को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, इस रीजन को आप देख सकते हैं, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को कहां कट करता है, 1 1 1 पे कट करता है। मींस x कोऑर्डिनेट कितने होंगे इस केस में 1 0 0, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 1 0 और z कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 1। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये कैसा नजर आ रहा है आपको, एक तरह से टेट्राहेड्रन। और टेट्राहेड्रन की ये वाला पार्ट जो है वो मैं अगर मान लो a ले लेता हूं, ये वाली साइड्स अगर b ले लेता हूं, ये वाली साइड्स अगर c ले लेता हूं, तो हम सबको पता है कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना होता है, v = 1/6 abc। अगर नहीं पता तो आप आसानी से वेक्टर कैलकुलस को यूज करते हुए इसको कैलकुलेट कर सकते हो। OA वेक्टर हो गया, इसको c की जगह आप एक काम करो, यहाँ पे o ले लो, ये o लिया हुआ है, ठीक है, ये c तो इसकी लेंथ है, सॉरी, ये o ले लो, ये o भी ले लो, ये o c ले लो, 1/6 OA डॉट OB क्रॉस C वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट करोगे आपके पास में आ जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ABC की वैल्यू कितनी है 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे कहां कट करता है, ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को 1 1 1 पे कट करता है। जैसे पुट करोगे आपका आंसर कितना आ गया 1/6। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यार ये रीजन कौन सा है, ये रीजन कौन सा बन रहा है आपका, एक तरह से टेट्राहेड्रन बन रहा है। और उनकी साइड्स की बात करें हम, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स है वो इंटरसेप्ट्स कितने बन रहे हैं आपके, फाइनली 1 1 1। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/6 ABC, और ABC की वैल्यू 1 1 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया आंसर 1/6। ये भी एक मेथड है। दूसरे मेथड की बात करते हैं।
ये तो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं मेथड नंबर सेकंड से। अगर मान लो आपके पास दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं आता है तो सिंपली आप वो इंटीग्रेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से देखो, मेथड नंबर सेकंड और मेथड नंबर सेकंड में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपके पास में ट्रिपल और dx dy और dz। ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, या लिमिट पुट मत करो पहले, यहाँ पे v, और ध्यान से देखो v जो दिया हुआ है आपके पास में वो क्या दिया हुआ है, x y और z तीनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z जो है वो कितना है, लेस देन इक्वल टू 1। हमें इसके वैल्यू निकालनी है। आपने पढ़ा होगा डिरिचले कंडीशन। डिरिचले कंडीशन क्या करती है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। डिरिचले कंडीशन जो होती है वो ये कहती है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, कौन सी इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 y की पावर n माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 dx dy और dz, और ये रीजन मान लेते हैं v है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा l, गामा m, गामा n और गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये वैल्यू होती है। जहां पे वॉल्यूम जो है, ये रीजन जो है आपका होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल एज x प्लस y प्लस z कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, हमें इसके वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ट्रिपल v x की पावर 1 माइनस 1 y की पावर 1 माइनस 1 z की पावर 1 माइनस 1 dx dy और dz। इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो देखो लिमिट हमें सेम दी हुई है। l की वैल्यू यहां पे कितनी है 1, m की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, जैसे पुट करेंगे, ठीक है, पुट करते पहले इसके वैल्यू, पूरे इंटीग्रेशन के वैल्यू यहां से मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूं। इसके वैल्यू कितनी होगी, इसके इक्वल होगी गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और इक्वल टू कितना आ गया, इस तरह से ये गामा, या इस तरह इन सबकी वैल्यू 1 1 होगी तो ये 1 अपॉन ये कितना आ गया, गामा 4, और गामा 4 कितना होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना होता है 1/6। तो इसका आंसर ये आ गया। मेथड नंबर 3, ना तो आपको ये पता है ना आप ये सोच पा रहे हो, तो जनरल मेथड इंटीग्रेशन का, ट्रिपल इंटीग्रेशन का जनरल मेथड कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, सिंपल सा है, पूरे को रख देता हूं मैं। तीसरा मेथड, और तीसरा मेथड ये है कि आप सीधा क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो। मेथड नंबर 3, वॉल्यूम निकालना है, इंटीग्रेशन, सीधा लिमिट पुट कर दो। लिमिट आपके पास में है, लोअर लिमिट सारी कितनी दी हुई है 0 0 0। अपर लिमिट की बात करते हैं इसकी, सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं z की, तो z की लिमिट कितनी हो जाएगी 1 माइनस x माइनस y, y की लिमिट कितनी हो जाएगी x, और ये कितनी हो जाएगी 0, और ये कितना हो गया dz dy और dx। जैसे इसको इंटीग्रेट करते हो, पहला इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, और फिर x के रेस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप सीधा आंसर गामा के फॉर्म में दे सकते हो, ये भी आसान है। और पहला मेथड तो सबसे आसान था, क्योंकि उसके अंदर तो ये जो रीजन दिया हुआ वो रीजन क्या फॉर्म कर रहा है, एक टेट्राहेड्रन फॉर्म कर रहा है, और उसका वॉल्यूम अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी एक आसान क्वेश्चन है, और इसमें भी कुछ नहीं करना था। 2 मेथड इसके भी हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जो मेथड है वो आप डायग्राम से कर सकते हो इसको आसानी से। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर क्या दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वो आंसर मैं सबसे पहले बता देता हूं। इसका आंसर है 4, और 4 में ऑप्शन आपके पास में π/4 माइनस 1/2। ध्यान से देखो, आपको बोला गया कि एक रीजन दिया हुआ है, और रीजन क्या है कि वो ऑर्डर्ड पेयर जिसके लिए x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू x प्लस y है। ये रीजन आपको दिया हुआ है, और आपको इसका क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। यस, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो सेट S दिया हुआ उसको प्लॉट करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों के लिए। तो जैसे इसको प्लॉट करेंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये रहा। अब ध्यान से देखो, क्या आपको बोला गया है, आपको बोला गया है कि x² प्लस y² क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। पहला पार्ट ये रहा। इंटरसेक्शन लेना है, x प्लस y क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले सर्कल बना लो, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है। कौन सी वाली, ये वाली। हमें कौन सा पार्ट लेना है, हमें कंसीडर करना है केवल लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब अंदर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट लेना है।
एज वेल एज इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू वो क्या है आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई कहां से पास होगी, लाइन इस तरह से लाइन पास होगी। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के तो ऊपर और सर्कल के अंदर, मींस अपने को केवल इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है जो हमें सेट दिया हुआ है। इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला तरीका तो मैं आपको बताता हूं जो सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखो। मेथड नंबर फर्स्ट, ये जो एरिया होगा मैं क्या करता हूं, इस एरिया को निकालने के लिए इसको मान लेता हूं O, इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B। ध्यान से देखो, इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे एरिया में से ये जो आपका बन रहा OAB, इस तरह से इसको मैं इस पॉइंट पे D मान लेता हूं, OBDA, इसके अंदर से मैं क्या करता हूं, ये जो ट्राइंगल का एरिया उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ ए डी और बी, इसका जो एरिया होगा ए डी बी का एरिया वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे एरिया के इक्वल। तो एरिया ऑफ ओ ए डी बी, ये एरिया आ जाएगा ओ ए डी बी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग कौन से एरिया को, इस ट्राइंगल के एरिया को। तो एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ओ ए बी, तो मुझे एरिया मिल जाएगा। इसमें आपको कोई डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं लगाना, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में आपको ये करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसका एरिया कितना होगा, ये पूरा क्या है सर्कल, और इस सर्कल का कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे 1। तो इसका पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 मीन्स पाई, और हमें कौन सा एरिया लेना है, केवल इतना सा लेना है, मीन्स उसका 1/4 पार्ट लेना है। तो ये एरिया तो कितना हो जाएगा, पाई/4 और 1 का स्क्वायर माइनस। ध्यान से देखो, ये एरिया की बात करें, ये एरिया क्या है, एक तरह से आपका क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू 5। अगेन ये भी कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 1 इंटू 1। कैलकुलेट करोगे एक स्टेप में आंसर पाई/4 माइनस 1/2, ये हमारा आंसर पहला तरीका। तो दूसरा तरीका जो डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हुए हम करते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, dx और dy। हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिप चूज करते हैं। इधर इट कैन बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जनरली वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेते हैं। सपोज मेरे पास में ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप हमने चूज कर ली, ठीक है, और ये स्ट्रिप जो है वो कहां से कहां जा रही है, इस लाइन से लेकर के इस सर्कल तक। तो y की लिमिट कहां से कहां होगी, इस लाइन से इस सर्कल तक। लेकिन y को किसके फॉर्म में लिखना है अपने को, x के फॉर्म में। तो यहां पर ध्यान से देखो, इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x। तो y इक्वल टू यहां से 1 माइनस x, और जब सर्कल पे मूव करेंगे तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सिंपल सा था। अब ध्यान से देखो, x की लिमिट लेनी है, तो ये स्टेप कहां से कहां जाएगी, ऑफ कोर्स यहां से लेकर के यहां तक मूव करेगी, यहां से यहां तक जाएगी, तो x एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट होगा, तो 0 से लेकर के कहां तक, 1 तक। तो x की लिमिट कितनी होगी, 0 से लेकर के 1 तक। इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर कितना आ जाएगा, अगेन पाई/4, और सिंपली दिख भी रहा है। इस फैक्टर के करेस्पॉन्डिंग हमें जो मिलेगा वो पाई/4 मिल जाएगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग कितना मिल जाएगा, 1/2। तो ये था इसका मेथड नंबर सेकंड। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ये सिंपल ज्योमेट्री थी कि आपको क्या करना है, सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 में से आपको क्या करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो। क्वेश्चन नंबर 45 भी आसान था। सारे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था पेपर के अंदर जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसका आंसर जो है वो 4 है, और 4 के अंदर 4 पाई। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक कर्व, और कर्व दिया हुआ है 3x² प्लस y² इक्वल्स टू 3, और बोला गया है कि इस कर्व को हम करते हैं रोटेट, और रोटेट किसके अबाउट करते हैं, अबाउट x एक्सिस। और x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर आपको क्या निकालना है, इसका जो भी फिगर बनता है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और हम सबको पता है कि वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, जब किसी कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है तो रोटेट करने पे जो फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पाई y² और dx। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके अबाउट कर रहे हैं, x एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, और x एक्सिस पे क्या करना है, उसके लिमिट लेना है। x एक्सिस पे लिमिट लेने के लिए y को 0 रख दो, जैसे 0 हो गए x² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में
3x² 3 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई +-1, इसका मतलब कहां से कहां होगा -1 से लेकर के 1 तक। सिंपली बस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, -1 से लेकर के 1 तक, y² पाई बाहर ले लो और y² की वैल्यू यहां से निकालो, 3 आपका कॉमन आ गया, कितना बच गया 1 - x² और dx कितना हो गया, ध्यान से देखो x² है, प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 5 और 2 × 3 कितना हो गया, इसको लिख लो 6, ये हो गया 0 से लेकर के 1 तक 1 - x² और dx। सिंपली कैलकुलेट कर लो, इसका कितना हो गया x - x³/3 और 0 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाइड बाई 6 पाई। जैसे रखोगे 1 - 1/3 कितना होगा 2/3, 3 से 2 टाइम्स 2 × 2 कितना हो गया, ये कितना आ गया आपका आंसर 4 पाई। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 45। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ये भी आसान था क्वेश्चन, सिंपली आपको डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था और इसका आंसर है 4 में दिया हुआ आपका 2। अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से लेकर के π/2 तक और ब्रैकेट में दिया हुआ sin ऑफ x + y dx dy। इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर ओपन कर लो इसको, 0 से π/2, 0 से π/2, sin a + b कितना होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है, और dx dy। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो। तो यहां ध्यान रखना है कि x वाली जो टर्म्स है, सही यहाँ पे cos सही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x वाले टर्म को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ध्यान से देखो ये कितना हो गया 0 से लेकर के π/2 तक इंटीग्रेट करना है। sin x को नहीं करना है, cos y का कितना हो गया माइनस के sin x और sin y, ये हो गया cos y का इंटीग्रेशन आपके पास में sin y हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया cos x को हमें कांस्टेंट रखना है और sin y का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास में cos y, 0 से लेकर के π/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आ गया dx। हमने जो इंटीग्रेशन किया वो इंटीग्रेशन किसके अबाउट किया, किसके रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में। तो ये लिमिट भी किसकी है, y की है, तो केवल y की जगह पे आपको पुट करना है, x में पुट नहीं करना है। तो जैसे आप इसको लिखोगे कितना हो गया 0 से लेकर के π/2 तक। ध्यान से देखो पहली लिमिट है π/2, y की जगह लिखोगे तो ये तो कितना आ गया आपके पास में sin x, यहाँ पे कितना हो गया 0, माइनस साइन के साथ में जब 0 रखोगे तो y का रखोगे ये 0 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास में प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और cos x की वैल्यू रखोगे सॉरी y की वैल्यू रखोगे 0 तो कितना बच गया केवल cos x, ये कितना हो गया dx। अगेन क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे ध्यान से देखो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस के cos x और cos x का कितना हो जाएगा प्लस के sin x, अगेन 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, π/2 लिमिट पुट करोगे तो माइनस के cos π/2 तो कितना हो गया 0, sin π/2 कितना हो गया 1, माइनस यहाँ पे 0 लिमिट पुट करोगे तो cos 0 कितना हो गया -1 और प्लस कितना हो गया ये 0, 1 माइनस -1 कितना आ गया आंसर 2। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46। सिंपली आपको डबल इंटीग्रेशन को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये था 46। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे क्वेश्चन आसान थे और इंटीग्रल कैलकुलस के भी। क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो आंसर है 1 और 1 में दे रखा है 16 a³ बाई कितना आ गया 3। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि आपके पास में 2 सिलेंडर्स दे रखे हैं और उनकी सरफेसेस दे रखी है। एक दे रखा है x² + y² = a² एंड आपको दिया हुआ है x² + z² = a²। ध्यान से देखो आपको ये 2 सरफेसेस दी हुई, आपको बोला गया कि इनके बीच में जो भी आपके पास में कर्व बनेगा इनसे बाउंडेड, उस कर्व का आपको क्या निकालना है वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम सबको पता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम कितना होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो रीजन है उस रीजन के अंदर जो भी हमें चाहिए उसकी लिमिट पुट करेंगे और dx dy और dz, सिंपल सा है। अब देखो लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे जो जनरली हम लिमिट पुट करते हैं वो किसकी है, यहाँ पे z की, यहाँ पे y की और यहाँ पे x की। तो z कहां से कहां जा रहा है, ये देखो z की लिमिट यहां से पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, फर्स्ट ये जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, सारे ऑक्टेंट में बन रहा है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका कितना टाइम्स कर देंगे 8 टाइम्स, क्योंकि ऑक्टेंट कितने होते हैं टोटल 8 होते हैं। तो 8 टाइम्स कर दिया तो लोअर लिमिट सारी कितनी पुट कर दी मैंने 0। अपर लिमिट z की यहाँ से कितनी आएगी, √a² - x², ये तो z की लिमिट हो गई।
अब जब मुझे x और y की लिमिट लेनी तो मैं कहां चला जाऊंगा, यहाँ पे y की लिमिट कितनी आ जाएगी, x के फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी लिमिट a। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो 8। अब देखो यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 0 से लेकर के a तक, ये 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया z सिंपली, और लिमिट 0 से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और dy। इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे पुट करोगे ध्यान से देखो 8 यहां आ जाएगा, बच जाएगा केवल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो इसको आप इस तरह से लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लो, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, और हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे केवल y के रेस्पेक्ट में, और बाहर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे आप कैलकुलेट करोगे अगेन सेम चीज बनेगी, y 0 से लेकर के लिमिट पुट करोगे, क्या मिलेगा मुझे, इस पूरी बॉक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलके कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना dx। कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, वैल्यू जैसे रखोगे 0 से लेकर के a तक, और ये 8 साथ के साथ चल रहा है, ध्यान से देखो a रखोगे तो कितना हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 बाई 3, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 बाई 3, और कितना आ गया a क्यूब। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या करना था, ट्रिपल इंटीग्रेशन को इसमें कैलकुलेट करना था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 47, और उसके बाद में बात करते हैं 48 की। 48 में अगेन वही कर्व आ गया जो 41 में दे रखा था, x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाई 3। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर आंसर जो है वो आंसर आपका है 2, और 2 में ऑप्शन आपका इसमें 3 पाई बाई 4। ध्यान से देखो अगेन कर्व आपको दे रखा है x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y की वैल्यू दे रखी है t माइनस टी क्यूब अपॉन 3, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस। अगेन आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कब, जब इसको हम किसके अबाउट रोटेट करते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस। सिंपली अभी बताया था मैंने फॉर्मूला वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, जब हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन और कितना होता है पाई वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट किसको करना है, इसको लूप का लिखा होगा शायद, केवल लूप को रोटेट करना है। तो अभी मैंने इसका डायग्राम बताया था आपको किस तरह से डायग्राम बनेगा, ये लूप बनेगा और ये लूप इस तरह से बनेगा। लूप यहां से यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, और t के फॉर्म में कितना आया था t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, केवल इस लूप को रोटेट करना है इस एक्सिस के अबाउट। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब किसी कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो जो फिगर बनता है उस फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो हमें कर्व दे रखा है वो कर्व टी के फॉर्म में दे रखा है। तो चाहो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके बताया था, ये कितना आया था 9y स्क्वायर इक्वल टू x और आई थिंक 3 माइनस x का होल स्क्वायर आया था। चाहो तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, y स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आप लिमिट लगा दो 0 से 3 तक। चाहो तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा चाहो तो आप v की वैल्यू सीधा क्या कर सकते हो, t के फॉर्म में पुट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़े, इसको देख लेते हैं। जैसे इसको लिखोगे v इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में x की लिमिट कहां से कहां 0 से लेकर के 3 तक। इस पाई को बाहर ले लो, y स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी होगी x 3 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 9, और ये हो गया dx। सिंपल सा इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। चाहो तो आप x की वैल्यू कितना ले लो 3t ले लो। x की वैल्यू 3t जैसे लोगे ये क्या बन जाएगा आपका, इसमें बीटा बन जाएगा। जैसे सपोज मैंने लिया x की वैल्यू कितनी ले ली 3t, तो ये dx इक्वल टू कितना हो गया 3 और dt। पहला तरीका तो होता है इसके बॉक्स को ओपन कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। दूसरा तरीका है कि इसको आप क्या करो बीटा के अंदर चेंज कर लो। जैसे x की वैल्यू 3t लोगे, x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी आ गई 0, सिंपल। x इक्वल टू 3 पर t की वैल्यू कितनी आ गई 1, 0 से 1 में आ गया। बीटा भी ये होता है। x की वैल्यू आपने कितनी ले ली 3t, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू में 3t रखूंगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 और 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा 3t, और इसका कितना आ गया स्क्वायर अपॉन ये कितना है 9, और dx की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी होगी 3 dt। 9 से 9 कैंसिल आउट, 3 और 3 बाहर आ गया, कितना हो गया 9, 0 से लेकर के 1 तक ये कितना हो गया t 1 माइनस t का होल स्क्वायर और dt। सिंपल क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखो
यहां से बीटा फंक्शन बन गया। बीटा की डेफिनेशन क्या होती है, 0 से 1 तक t की पावर m माइनस 1 माइनस t की पावर n माइनस 1। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये सिंपली कितना हो गया, 9 बीटा 2 और 3। इसको क्या करो, गामा में चेंज कर लो, और गामा में चेंज करोगे तो आपके पास का आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4। सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज ना करके पैरामीट्रिक फॉर्म में रहने दो, और पैरामीट्रिक फॉर्म में इसका आंसर निकालो। तो फॉर्मूला अगेन हम ये यूज करेंगे, बस इस फॉर्मूले को मैं रीराइट कर रहा हूं। इस पाई को तो मैं बाहर ले लेता हूं, टी की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तो टी की लिमिट कहां से कहां आई थी, 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक सिंपली। ठीक है, अब बात करते हैं वाई स्क्वायर की। तो वाई स्क्वायर को मैं तो क्या लिख दूंगा, सिंपली टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 और इसका होल स्क्वायर टी की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब ध्यान से देखो, इस dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dx को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, dx बाई dt इंटू dt। ठीक है, dx बाई dt यहां से कैलकुलेट कर लो, v इक्वल टू कितना आ गया, पाई 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 का होल स्क्वायर, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, 2t और ये dt। सिंपल इंटीग्रेशन अगेन कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास में यहाँ पे पाई चल रहा था साथ में, ध्यान देना, इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई, ये 9 पाई, तो 3π/4 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू, तो जैसे कैलकुलेट करोगे ये भी कितना देगा, 3π/4। तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर ये रहेगा इसमें बॉक्स को ओपन कर लो, और इससे ज्यादा बेटर अगर आप इसको कार्टेशियन में चेंज कर पा रहे हो तो ये रहेगा, विद इन ए मिनट ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको भी इन दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते। फॉर्मूला ये लगेगा, बस अगर आपको टी में दे रखा है तो आप इसको क्या करो, टी में चेंज कर लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की, और क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही आसान था। आपको अगर पता है कि कर्व जो है वो क्या दिया हुआ है, किसकी इक्वेशन है, कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है, तो आप इसको 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन दोनों मेथड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर क्या बोला गया, आपको बोला गया है, इसका आंसर बताता हूं सबसे पहले, 4π इसका आंसर 4πa², थर्ड ऑप्शन ये आपका दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि r = 2a cos θ, आपके पास में एक कर्व है, और इस कर्व को हम क्या करते हैं, इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं। अब इनिशियल लाइन क्यों दे रखी है, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास में लाइन होती है, या तो हम उसको इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं, या फिर उसको रेडियस वेक्टर के अबाउट रोटेट करते हैं, या फिर लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, या फिर कोई जनरल लाइन के अबाउट उसको रोटेट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जनरली क्या करते हैं, या तो उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं, या फिर हम वाई एक्सिस के अबाउट करते हैं, और भी कई तरह के, जैसे y² = 4x को लेटस रेक्टम के अबाउट रोटेट कर दिया। तो करते हमेशा एक लाइन के अबाउट रोटेट है, और इसमें अंदर बोला गया है कि एक कर्व है, और इस कर्व को आपको रोटेट करना है अबाउट किसके, इनिशियल लाइन के। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंपैरिजन पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, तो इनिशियल लाइन को हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो फाइनली अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, और अगर आप इनिशियल लाइन को एक्स एक्सिस ले लेते हो, तो इसका मतलब इस कर्व को किसके अबाउट रोटेट करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसके अबाउट रोटेट करें, वो तो इंपॉर्टेंट है ही हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन के अंदर में अब वॉल्यूम नहीं पूछा, पिछले 2-3 क्वेश्चन जो थे वॉल्यूम पे थे। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब आप रोटेट कर रहे हो तो उसका सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया कितना होगा। मेथड नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सरफेस एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये होता है, जब किसी कर्व को, पोलर कर्व को आप इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करते हो, तो जो सरफेस बनती है उसका सरफेस एरिया निकालने का सिंपली फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 2π r sin θ स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस dr/dθ का होल स्क्वायर और dθ। ये सिंपल सा फॉर्मूला। लिमिट इनिशियल लाइन पे लगानी है। इनिशियल लाइन पे ध्यान से देखो, इनिशियल लाइन पे कर्व कहां से कहां बनेगा, θ = 0 पर इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2a, और θ = π/2 पे कितना हो जाएगा, 0। तो 0 से लेकर के कितनी लिमिट हो गई, π/2। कैलकुलेट करते हैं सिंपली, ध्यान से देखो, s = ये हो गया 0 से लेकर के π/2 तक। एक काम करते हैं, इस 2π को मैं बाहर ले लेता हूं, r की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं, कितना हो गया अगेन 2a, और कितना हो गया cos θ और sin θ। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ r² की वैल्यू लिखूंगा 4a, और कितना हो गया cos² θ। जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 2a, cos θ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस के sin θ, तो माइनस के 2a sin θ का स्क्वायर करोगे तो अगेन कितना आ गया 4a² sin² θ dθ। आसान था, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। s = ध्यान से देखो,
यहाँ पे 4a² अगर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच गया, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 4a², और 4a² को मैं कितना लिख सकता हूँ 2a, 2a इंटू 2a कितना हो गया 4a², और बाहर आके कितना हो गया 8 पाई a², और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, और कितना बच गया केवल cos थीटा sin थीटा और d थीटा। आप सबको पता है गामा फॉर्म में इसको आंसर दे सकते हैं। इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे cos की पावर m थीटा sin की पावर n थीटा होता है, तो हमारे पास में 0 से π/2 में अगर sin की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा होता है, तो फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 2/2, और बाहर भी कितना होगा 2 होगा। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, दैट इज गामा m प्लस 1/2, लेकिन m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा गामा 1। अब ध्यान से देखो नीचे कितना आएगा 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2/2, तो m की वैल्यू 1, 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 की वैल्यू कितना आ गई 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गए, और साथ में कितना चल रहा है आपके 8 पाई a²। ध्यान से देखो ये 1 होगा, ये 1 होगा, गामा 2 कितना होता है फैक्टोरियल 1, उसकी वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये तो सारा 1 है। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ गया 4 पाई a², ये इसका आंसर हो गया। ये कैलकुलेट करना था, तो चाहो तो आपको इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये है कि आपको जैसे ही कर्व की इक्वेशन आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखी, आपको पता लग जाए कि ये इक्वेशन किसकी है, तो काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है r = 2a cos थीटा, और r = 2a cos थीटा जो होता है वो एक सर्कल की इक्वेशन होती है। और कैसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जो किससे पास होता है, पोल से पास होता है, और उसका सेंटर कहां पे इनिशियल लाइन पे। ध्यान से देखो इस तरह का कर्व है, ये आपका सर्कल बनेगा, ये इसका सेंटर, ये इनिशियल लाइन है x, ये आपके पास में है o, और ये कितना हो गया इसका सेंटर ही है, तो इसका जो सेंटर c है वो इस इनिशियल लाइन पे है, और ये कहां से पास हो रहा है, पोल से पास हो रहा है। अगर आपको नहीं पता, आपने पढ़ा होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r = 2a cos थीटा माइनस गामा एक सर्कल होता है, r = 2a cos थीटा उसका एक स्पेशल केस होता है गामा की वैल्यू 0 लेने पर। तो गामा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंटर मान लो इनिशियल लाइन पे नहीं है, कहीं और जगह है, तो कितना हो जाएगा r = 2a cos थीटा माइनस गामा। लेकिन गामा जैसे 0 लोगे इसका सेंटर कहां पे आ जाएगा, इनिशियल लाइन पे। इस तरह से अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे r से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया r², और r² की वैल्यू कितनी होगी x² प्लस y²। 2a r cos थीटा कितना होता है, दैट इज x, और यू कैन राइट x² प्लस y² माइनस 2ax = 0। और अब तो आपको पता होगा कि किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन। एक ऐसा सर्कल जो y एक्सिस को कहां टच करता है, ओरिजिन पे टच करता है। देखो 0,0 यहां पे पुट करोगे, 0 से पास हो रहा है, ये इसके क्या बन गए टेंजेंट। तो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो y एक्सिस को कहां टच करता है, ओरिजिन पे, साथ ही साथ इसका सेंटर कितना आएगा, देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, तो सेंटर कितना आएगा a,0, और a,0 कहां पे होगा, ये होगा, और इसकी रेडियस भी कितनी आ जाएगी, ये सर्कल बन। अब ध्यान से सोचो कि इसकी रेडियस a है, और इसको आप, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंपैरिजन कर रहे हो, उनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हो, तो ये इनिशियल लाइन यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस बन जाएगी। इसका मतलब इस कर्व को मैं चाहे इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करके बोलूं, चाहे मैं इस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके बोलूं, बात तो बराबर है, फिगर तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, जब इस सर्कल को आप सोच के देखो कि जब इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो रोटेट करने पे क्या बनेगा आपके पास में, स्पीड। सिंपल सी बात है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे, किसके रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो इनिशियल लाइन, क्योंकि इनिशियल लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो जैसे ही आप इसको इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करते हो तो ये कौन सा फिगर होता है, स्फीयर। और स्फीयर का हम सबको पता है कि सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं क्योंकि रेडियस कितनी है हमारे पास में a, तो a स्क्वायर, एक राइट आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है, जिसकी इक्वेशन दी हुई है, वो किसकी इक्वेशन, हमें पता है कि r = 2a cos थीटा क्या है, एक सर्कल। इनिशियल लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस का रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा, और उस स्फीयर जो है उसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे रेडियस कितनी है, a है, और a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो। ये आसान रहता है यदि आपको पता है कि कर्व क्या है।
क्वेश्चन नंबर हमने बात कर ली 49 की। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द इलिप्टिकल पैराबोलॉइड, कुछ नहीं दे रखा, ये आपके पास में z इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आपके पास में एक इलिप्टिकल पैराबोलॉइड है। इसके तो आपको ऊपर लेना है और एक रीजन आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है कि 0 इज x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 0 इज लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू 2। इसके तो ऊपर और इसके नीचे जो भी आपके पास में कर्व बनना है उस कर्व का क्या निकालना वॉल्यूम। अगेन ट्रिपल इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आंसर इसका 3 है और आंसर आएगा 86/3। आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, इसको कुछ नहीं करना। तो क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ध्यान से देखो, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट में क्या दिया हुआ आपके पास में, सबसे पहले हम z की लिमिट पुट करेंगे। ये तो हो गया आपके पास में dx dy और dz। हमें क्या दिया हुआ है, z की लिमिट पुट करनी है। क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया उस लैंग्वेज को अगर हम देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि इसके तो हमें क्या लेना है, ऊपर। इसका मतलब हमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी ये, तो z की लोअर लिमिट कितनी होगी, 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इसके लेना है नीचे। तो यहां पर z कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात, एक प्लेन है, रेक्टेंगल प्लेन के अंदर बनता है, रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है, तो प्लेन पे z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं प्लेन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की लिमिट लेनी है, यहाँ पे y की, तो y की लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर के 2 तक, लेकिन लिख लेना ये y की लिमिट है। यहाँ पे x की लिमिट कितनी देर की, 0 से लेकर के 1 तक। सिंपली कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। आप आसानी से कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, लेकिन इसका आंसर ध्यान रखना माइनस के 86/3 आएगा जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। लेकिन चूंकि हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, हमें पॉजिटिव होता है, तो इसका मोड ले लेना, तो मोड भी कितना आ जाएगा, दैट इज 86/3। ये हमारे ऑप्शन के अंदर है और ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3। तो इस पार्ट में हमने बात की क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के अंदर, पार्ट नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।